हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन में एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है टैक्सेशन ऑफ फर्म। सर, आपने जो अभी नाम लिया टैक्सेशन ऑफ फर्म, फर्म का मतलब यहां क्या है? फर्म का मतलब यहां पार्टनरशिप फर्म से है। ओके, पार्टनरशिप फर्म हम लोग सर पार्टनरशिप फर्म तो पहले से देखते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखा है हम लोगों ने, लॉ में पढ़ा है। बेटा आज हम लोग उस एंटिटी के टैक्सेशन की बात करेंगे, लेकिन टैक्सेशन पर डायरेक्ट जाने से पहले कुछ एक नई चीजें डिस्कस कर लेते हैं आपसे, और जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में उस कंफ्यूजन को पहले हम आज निकालने का काम करेंगे। सबसे पहले सर, पार्टनरशिप फर्म जो आजकल बार बार सुनने में आ रहा है, अच्छा क्या सुनने में आ रहा है बेटा? कि पार्टनरशिप फर्म दो होती हैं, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। सर दोनों में कोई फर्क है क्या? इन दोनों में कोई फर्क है? एक नहीं कई है। एक फर्क नहीं है, दे आर नॉट ओनली वन और टू डिफरेंसेस, दे आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। द फर्स्ट वन, ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ओके, इसका मतलब सर दोनों के लिए अलग अलग लॉ यानी कानून बना हुआ है। हां जी, और ये गवर्न होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। ओके सर, अब ये समझ में तो आ गया कि ये दो अलग अलग तरह की एंटिटीज हैं। एक्चुअल में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं केवल वो डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों एंटिटीज हैं क्या बेसिकली। पहले जब हमारा एलएलपी 2008 नहीं था, उस समय हिंदुस्तान में केवल और केवल एक तरह की पार्टनरशिप होती थी, एंड दैट वाज अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ये गवर्न होता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी कि कोई भी पार्टनर अगर कोई काम करता था, इफ एनी एक्ट और अफेयर इज डन बाय एनी पार्टनर, देन ऑल द अदर पार्टनर्स वेर वेरी मच लायबल। ओके, यानी यहां पर अगर कोई पार्टनर अपने बिहाफ पर या फर्म के बिहाफ पर कोई काम करता था और पार्टनरशिप फर्म उससे अफेक्टेड होती थी, तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल हो जाते थे। और केवल इतना ही नहीं कि वो लायबल होते थे, वो पर्सनली लायबल होते थे। आज भी है, मैं ये नहीं कहता हूं होते थे का मतलब होते थे, होते थे का मतलब एवन अगर आज कोई फर्म इसमें रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, तो उस पर भी ये इक्वली एप्लीकेबल होगा कि उसके सारे पार्टनर, कोई एक पार्टनर अगर एक्टिविटी या एक्ट करेगा तो बाकी सारे पार्टनर्स भी बाउंडेड हो जाएंगे। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम थी इसमें, दैट वाज द मेन इश्यू। और जबकि हम लोग कंपनी की बात करते थे, तो कंपनी में हम लोग बार बार जानते थे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसकी लायबिलिटी उन शेयर्स पर ना चुकाए गए अमाउंट तक लिमिटेड रहती है। भाई
if I am just going to buy 10,000 shares of any company and the rate of the share is 10 rupees, अगर मैं किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदने जा रहा हूं और एक शेयर का दाम 10 रुपए है, इट मींस इन टोटलिटी आई एम रिक्वायर्ड टू पे रुपीज 1 लाख। अच्छा, और मैंने केवल अभी 60,000 रुपए पे किए हैं। टिल डेट आई हैव पेड ओनली 60,000 आउट फ्रॉम रुपीज 1 लाख, स्टिल आई एम रिक्वायर्ड टू पे रुपीज 40,000, अभी भी मुझे 40,000 रुपए देने बाकी हैं। तो अगर कल कोई हमसे डिमांड करता है या कंपनी के ऊपर लायबिलिटी को पे ऑफ करना है या कंपनी को कल लिक्विडेशन का सामना करना पड़ता है, तो लिक्विडेटर हमसे 40,000 रुपए से ज्यादा का डिमांड किसी कीमत पर नहीं कर सकता। ये तो सर हमें मालूम है। यानी यहां पर हम पर्सनली लायबल नहीं होते थे। मेरी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज were not to be used for the purpose of meet out the liability of the company. In the same way over here, यहां पर भी वही चीज अब लाई गई है, अब लाई गई है। पहले क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। सारे पार्टनर्स लायबल होते थे, उनकी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज आ जाती थी, यूज कर किया जा सकता था, उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज किया जा सकता टू मीट आउट द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। और मान लो अगर 5 पार्टनर्स हैं, किसी एक पार्टनर ने कोई गलती कर दी, 5 पार्टनर्स हैं, एक ने गलती की, पांचों भुगतेंगे। अच्छा, एक पुलिस की पकड़ में आ गया, बेटा तू ही चल जेल, बाकी जब तक नहीं मिलते चल तू ही जेल की हवा खा। दैट वाज द सिस्टम। और लोग पार्टनरशिप करने से डरते थे, केवल इसी बहुत बड़ी कमी के कारण। लेकिन उस समय करते क्या थे लोग, तुरंत चलो कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी फॉर्म करते हैं, और लोग कंपनी फॉर्म करने स्टार्ट कर देते थे। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करना या अनलिस्टेड कंपनी को फॉर्म करने में। आरओसी के ऊपर एक बोझ, कंप्लायंस तो हो नहीं पाती थी। जो हमारे पेपर वर्क्स थे वो तो कंप्लायंस हो नहीं पाते थे। मैक्सिमम कंपनियां डिफंक्ट हो जाती थी, मैक्सिमम कंपनियों का नाम रजिस्टर आरओसी में से काट दिया जाता था। अब उन कमियों को दूर करने के लिए जरूरी था कि कोई एक ऐसी एंटिटी लाना जो कंपनी तो ना हो, फर्म हो तो सही, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी में नहीं जाना चाहता कोई। अच्छा, तो उसके लिए लाया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में अगर मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, इंडिविजुअली आई विल बी नोन एज पार्टनर, म्यूचुअली विल बी नोन या कलेक्टिवली वी विल बी नोन एज पार्टनरशिप फर्म। यानी एक साथ अगर सबको मिला लिया जाए तो हम लोग कहलाए जाएंगे पार्टनरशिप फर्म। और इंडिविजुअली आई विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, और फर्म कहा जाएगा उस अंडरस्टैंडिंग को, उस एग्रीमेंट को, उस डीड को जिसके तहत हम लोग बाउंडेड हैं, उसको हम फर्म का नाम देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं, बात करते हैं सर, तो क्या इसके आ जाने से टैक्सेशन में कोई फर्क आया? पहले हम केवल इसी के टैक्सेशन की बात करते थे, लेकिन आज हम इन दोनों के टैक्सेशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह जानना है पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब है, और पार्टनरशिप क्या है। फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप। क्लियर? चाहे ये केस ले लो बेटा, चाहे ये केस ले लो, दोनों केसेस में हमको इन तीनों वर्ड्स को क्लियर करना है। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Not at all. Nowhere under the partnership, nowhere under the Income Tax Act 1961 all these three words has been defined. Nowhere. केवल एक चीज बोल दी गई सेक्शन 223 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में केवल इतना बोल दिया गया कि पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर का मतलब उस वर्ड से है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइंड है। यानी पार्टनर वर्ड को ढूंढने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा,
पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यानी अब पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनर की डेफिनेशन, ढंग से सुनेंगे, फर्म, सबसे पहले हम ये तीन चीजों को डिफाइन करते हैं। फर्म को क्या डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप को क्या डिफाइन किया गया है, और पार्टनर को क्या डिफाइन किया गया। फर्म को डिफाइन किया गया है, फर्म शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट, ओके, इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्म को जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है वो कंसीडर कर लो। पूरे एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में कहां डिफाइन किया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। एंड शैल इंक्लूड एलएलपी एज डिफाइंड इन एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप फर्म यानी फर्म की जो मीनिंग लगी, फर्म शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड शैल इंक्लूड एलएलपी, दैट्स इट। और एलएलपी को कहां डिफाइन किया होगा, एलएलपी एक्ट में। पार्टनर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड शैल इंक्लूड, और उसमें भी शामिल हैं दो और लोग। पहला तो हमें मालूम है सर एलएलपी, दूसरा भी सर हमें मालूम होना चाहिए माइनर। माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ओनली। माइनर को आप केवल बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हो, लॉसेस के लिए आप एडमिशन नहीं दे सकते माइनर्स को। सर इसको आप ना बताएं, हम लोगों ने पहले ही इस चीज को कई बार देख चुके हैं। ओके, मैं इसको किनारे करता हूं। अब आते हैं साफ साफ की सर पार्टनर का मतलब है पार्टनर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर पार्टनर की डेफिनेशन जो पार्टनरशिप एक्ट में दी जाएगी वही उसका मतलब होगा, और उसमें शामिल है minor and shall include LLP and shall include minor and LLP and shall include minor and LLP। minor केवल बेनिफिट्स में हिस्सेदारी करेगा, लॉसेस में हिस्सेदारी नहीं करेगा। ओके, पार्टनरशिप शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट। सर 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 सेम चीज आप सबने बोल रहे हैं। पार्टनर मीन्स the word which has been defined in Partnership Act 1932 and shall include firm which has been defined in Partnership Act 1932 and shall include partner which has been defined in Partnership Act 1932 and shall include। इसमें भी वही बोला है, पार्टनरशिप shall have the meaning assigned to it in the Indian Partnership Act 1932 and shall include LLP। सब में एक ही जैसा है, और ये इनकम टैक्स ने इतना बोलकर अपने आप का पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, अपने आप को तो इनकम टैक्स ने किनारे कर लिया, लेकिन बेटा अब ये तो समझना जरूरी है ना कि सर पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, एंड व्हाट द डेफिनेशन हैज बीन गिवन, व्हाट द डेफिनेशन हैज बीन असाइन्ड टू वर्ड पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म ऑफ फर्म। ओके, तो हम सबसे पहले सेक्शन 4 देखेंगे, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम सेक्शन 4 क्लियर कर लेते हैं तो मुझे लगता है हम लोग को पार्टनर, पार्टनरशिप, फर्म और फर्म तीनों का मतलब पता चल जाएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के बारे में बताया गया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव बीन एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप को डिफाइन करना है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप कुछ और नहीं है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग्स द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, जो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए किया गया। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन और देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस और अमंग्स द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। वर्ड याद रखना, प्रॉफिट में शेयर करें और बिजनेस में पर्सन होने चाहिए। कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सारे के सारे बिजनेस में एक्टिवली इंगेज्ड रहें, और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक या दो लोग एक्टिवली काम करें। दैट इज द मीनिंग or definition which has been assigned in Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the amount of profit by carrying on the business
एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, दैट्स इट, दैट इज द डेफिनेशन। सर सेक्शन 4 समझ में आ गया और हम लोग को ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है, मैं केवल आप लोग को एक बार दोबारा याद दिला रहा हूं। ओके, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, जो पर्सन एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं ना इंडिविजुअली, क्लियर, आर नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली आर नोन एज फर्म। यानी वो सारे पर्सन जो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर का नाम देंगे और सबको मिला करके हम उनको फर्म का नाम देंगे। और ये कहां से आया? दिस इज द पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट by doing a business carried on by all or any one of them. That's it. That is the definition which has been given or assigned in Indian Partnership Act 1932. Okay. अब सर हमें ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 देखते हैं तो उसमें बताया गया है फर्म का मीनिंग क्या है। तो फर्म हैज द मीनिंग which has been assigned to it in the Indian Partnership Act 1932 and shall include LLP in the same way partnership firm and in the same way partners. Profit of a business. Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the amount of profit of a business carried on by all or acting one of them. Okay. सर एक चीज और बताइए हमको, सेक्शन 5, रिलेशन ऑफ अ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द स्टेटस। बताने की जरूरत नहीं, एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। सर आप हम लोग को एक्ट पढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट, हम लोग तो वो पढ़ करके आए हैं। बेटा मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बता रहा हूं। थोड़ी देर बाद मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनर होने चाहिए। ओके, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। ओके, बिजनेस होना चाहिए। तीसरा, बिजनेस कैरिड मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां तो बिजनेस सारे लोग कैरी ऑन करें या उनमें से कोई 1 या 2 लोग करें, डजंट मीन एट ऑल, 1 2 3 4 जितने लोग हों। क्या पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, इज इट नेसेसरी टू हैव अ बिजनेस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म? क्या बिना बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म नहीं क्रिएट किया जा सकता? सर कैसे पॉसिबल है? आपने अभी अभी पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी, वो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से, उसमें बिजनेस वर्ड दिया गया था, तो बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। हाँ मैं भी यही बोल रहा हूं, बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अच्छा, अगर बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं हो सकती तो एक बात बताओ, मैंने आपसे ये बोला कि चलो हम लोग आज से 6 महीने बाद पार्टनरशिप कर लेंगे, तो क्या ये पार्टनरशिप हुई? नहीं सर, एग्जिस्टिंग होना चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो में पार्टनरशिप होना चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, न कि फ्यूचर की डेट में। अगर हम दोनों के बीच में किसी फ्यूचर की डेट के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है तो जैसे ही वो डेट स्टार्ट होगी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई, लेकिन उसके पहले ना बाबा ना, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। ओके, इसी तरह पार्टनर के लिए भी फ्यूचर का पार्टनर नहीं माना जाता जब तक कि वो एक्चुअल में उस डेट पर फॉल ना कर जाए एज अ पार्टनर। बेसिक नेचर ऑफ एलएलपी। अब हम एलएलपी की बात करेंगे। अब तक हम बात कर रहे थे इसकी, और हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में देखा कि उसने कोई फर्क नहीं किया हुआ है। पार्टनर का मतलब दोनों से एक जैसा लिया हुआ है, फर्म का मतलब दोनों से एक जैसा लिया, पार्टनरशिप का मतलब एक जैसा लिया हुआ है। बेसिक नेचर्स क्या है? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? मैंने पहले ही बोल दिया, एक लाइन क्लियर कट, कि बेटा हम यहां अभी इनकम टैक्स एक्ट के लिए बात नहीं कर रहे। सर आप पढ़ाते तो इनकम टैक्स ही हो ना, थोड़ी देर के लिए बेटा भूल जाओ कि मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नेचर बता रहा हूं।
इसको सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता. इट्स नॉट अ लीगल एंटिटी, बट इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. और बॉडी कॉर्पोरेट की एक सबसे खास बात होती है कि वो लीगल एंटिटी होती है. सर, लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन होता है. मतलब इसमें पार्टनर्स आए, पार्टनर्स जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिजनेस जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा. लेकिन यहां पार्टनर का आना और पार्टनर का जाना अफेक्ट करता है. ये लीगल एंटिटी नहीं है, ये सेपरेट एंटिटी नहीं है. पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म आर टू बी क्लब्ड टुगेदर. इनको हम सेपरेट एंटिटी नहीं मान सकते. ओ सर, इन दोनों में ये तो बहुत बड़ा फर्क है बेटा. फर्क है, दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट. इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज ड्यू टू हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट. दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके, दोनों में फर्क एक समझ में आया. आगे, एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन, बता दिया. पार्टनर्स का आना और जाना जैसे कंपनी में लगा रहता है. किसी कंपनी में शेयर होल्डर आते हैं, शेयर होल्डर जाते हैं. आपका आना, आपका जाना. गाना नहीं गा रहा. तो उसी तरह पार्टनर्स का आना, पार्टनर्स का जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता. Any change in partners of LLP shall not affect existence, rights or liabilities of LLP. I have already told it to you. पार्टनर आते हैं जाते हैं. LLP एक सेपरेट एंटिटी है. इसके राइट्स, इसके एसेट्स, इसकी लाइबिलिटीज सेपरेट है. ओके, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स. अरे सर, पार्टनरशिप फॉर्म है, चाहे ये बात करो चाहे ये बात करो, 2 पार्टनर तो यहां भी रहने को बनता है भाई. Every LLP shall have at least 2 partners and at least 2 designated partners. नई चीज कि LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे. और ये दोनों पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए. मैंने ये नहीं कहा केवल 2 पार्टनर होते हैं, मैंने कहा कम से कम 2 पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और इंडिविजुअल होने चाहिए. और सबसे खास बात एलएलपी की कि एक पार्टनर कम से कम इन 2 इंडिविजुअल्स में से एक पार्टनर कम से कम इन 2 में से एक पार्टनर प्रेसिडेंट नहीं, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. रेजिडेंट इन इंडिया नहीं, वो तो एक ही होता है. रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया. सर, बात तो बिल्कुल पते की है. आपने हमको ये बताया कि एलएलपी सेपरेट एंटिटी होती है. आपने हमें एक और नई चीज बताई कि एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं कम से कम. आपने हमें ये भी बताया कि वो दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए. तीसरा चौथा बॉडी कॉर्पोरेट हो, आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद दोस. बाकी लोग कौन है, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है. फर्म मैं थोड़ी देर बाद डिस्क्राइब करूंगा. कंपनी है, क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं. तीसरा कि जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और साथ ही साथ इन 2 पार्टनर में से कम एक पार्टनर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. क्लियर? दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ एलएलपी. अच्छा, इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज देयर, अच्छा, या अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है और केवल एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर किसी समय ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बचे, या यह भी हो सकता है कि फर्म में एक भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, तो हर एक पार्टनर को, अगर फर्म में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, उनमें से कम एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो, याद होगा. अगर 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड हैं ही नहीं
या केवल एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो उस कंडीशन में जो एक कंसेक्वेंट होता है, जो दुष्परिणाम देखने को मिलता है, सर दुष्परिणाम बाद में बात करेंगे, जो कंसेक्वेंट होता है वो ये कि ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द एलएलपी विल बी नोन और ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ईच एंड एवरी पार्टनर विल बी कंसीडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। है ना अच्छी चीज। The liability of an LLP's partner is restricted। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जो LLP के पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, दैट इज नॉट एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दोनों में वही तो फर्क बताना है। तो लिमिटेड का मतलब समझ लो बेटा, अब लिमिटेड का मतलब समझ में आएगा कि why it is to be called as limited liability partnership। that's why this one sentence, which one sentence, the liability of an LLP's partner is restricted to the extent of their individual contribution to the LLP and they would not be held responsible for loss। और वो ऐसे किसी भी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड डन बाय अदर पार्टनर्स। अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अगर मुझे इस फ्रॉड की जानकारी नहीं थी तो। अच्छा, यहां तक तो सर हमको आज आपने ये क्लियर कर दिया कि क्या फर्क होता है पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी का और नॉन एलएलपी यानी अनलिमिटेड का। अब हम लोग काम के बात स्टार्ट कर दें। सर काम की बात तो यही है कि आप टैक्स पढ़ाते हैं और हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि अब आप टैक्सेशन की बात करेंगे। बिल्कुल बेटा, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? टैक्सेशन की बात करने जा रहे हैं। क्या है इस टैक्सेशन में? अगर बात करें टैक्सेशन ऑफ फर्म की तो याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मैं कुछ ना बोलूं, तब तक ये मानना कि ये चीज एलएलपी और नॉन एलएलपी दोनों पर अप्लाइज होती है। अगर मैं किसी सेंटेंस के आगे ये ना बोलूं कि ये एलएलपी पर लगता है, ये एलएलपी पर नहीं लगता, ये अनलिमिटेड पर लगता है, अनलिमिटेड, तब तक ये मानना कि फर्म का मतलब मैं दोनों से ले रहा हूं। क्यों सर, क्या आप टैक्सेशन में एलएलपी और नॉन एलएलपी में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, ढंग से सुनना मेरी बात, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला मैं अब उसको पलटने जा रहा हूं। अगर मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट की जाती है। अगर मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एलएलपी एंड नॉन एलएलपी, एलएलपी एंड नॉन एलएलपी यानी अनलिमिटेड, दोनों फर्म में सेपरेट एंटिटी की तरह काम करती हैं। दोनों तरह की पार्टनरशिप फर्म्स का अपना अलग पैन नंबर होता है। दोनों तरह की पार्टनरशिप फर्म को अपना अलग अलग सेपरेट रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करना पड़ता है। दोनों तरह की पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को अपना अलग अलग रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करना पड़ता है। हां या ना? और दोनों तरह के लोग, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे वो एलएलपी या नॉन एलएलपी, हर कोई अपनी अपनी कैलकुलेटेड इनकम पर टैक्स देता है। फिलहाल अपने अपने इनकम पर टैक्स देता है। वो पार्टनर, मैं पार्टनर, उसकी इनकम वो टैक्स देगा, मेरी इनकम मैं टैक्स दूंगा, फर्म की इनकम फर्म टैक्स देगी, भले ही वो अनलिमिटेड लायबिलिटी की हो। सेपरेट एंटिटी मान ली गई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनली एंड ओनली टैक्सेशन। ओके, legally a partnership firm doesn't have a separate entity from its partners। I'm not talking about the LLP। LLP का तो बॉडी कॉर्पोरेट सिचुएशन होता ही है, मैंने पहले ही बता दिया, मैं अनलिमिटेड की बात कर रहा हूं। बट फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स एंटिटी। सेपरेट टैक्स एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं,
सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, सेपरेट टैक्स एंटिटी, इसका ध्यान रखना है। फर्म जिसमें एलएलपी शामिल है और उसके पार्टनर्स, फर्म एंड पार्टनर शैल हैव सेपरेट टैक्स एंटिटी, पता चल गया सर। बोथ विल हैव सेपरेट पैन, सर आपने बता दिया। बोथ शैल हैव टू सबमिट द रिटर्न सेपरेटली, सर बता तो दिया। बोथ शैल बी लायबल टू टैक्स फॉर इट्स इनकम, क्लियर। एन एलएलपी कैन नॉट क्लेम, अब जो वर्ड मैंने यूज किया, मैंने केवल एक ही वर्ड यूज किया, एन एलएलपी, एक एलएलपी, यानी नॉन एलएलपी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं केवल एक एलएलपी की बात कर रहा हूं। कैन नॉट क्लेम प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44(8)(d, ध्यान देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मैंने इसको आज यहीं पर एक लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको फिर से बताऊंगा कि एक एलएलपी कभी भी सेक्शन 44(a)(d के प्रिजम्पटिव प्रोविजंस में फॉल नहीं करेगी। एक एलएलपी कभी भी सेक्शन 44(a)(d, याद होगा, नहीं याद है तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिक्टेट करूंगा, फिर से इस चीज को तुम लोग को बताऊंगा। अगर तुम लोगों ने आईपीसीसी या सीएम में इंटर में नहीं पढ़ा या अपने फाइनल के कोर्स में आपने ढंग से स्टडी नहीं की तो कोई बेटा बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग अगेन। मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन 44(a)(d को क्लेम नहीं कर सकता कौन, फिर से बोले, आपने सुना नहीं शायद, मैं केवल एलएलपी की बात कर रहा हूं। केवल एक एलएलपी सेक्शन 44(a)(d के प्रोविजंस में नहीं जा सकती, प्रिजम्पटिव सेक्शन जिसमें 8% टैक्स रेट लगता है ऑन टोटल रिसीट और ऑन टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस सेल्स पर। चलो फिलहाल दूसरा, एलएलपी शैल हैव द सेम टैक्स स्टेटस एज ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड एज पर पार्टनरशिप एक्ट। टैक्स एंटिटीज दोनों हैं, दोनों को सेपरेट टैक्स एंटिटीज माना गया। जैसे पार्टनरशिप फर्म में 1932 के सेपरेट टैक्स एंटिटीज है, वैसे ही एलएलपी की टैक्स एंटिटीज, ठीक है। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्स्ड एज कंपनी। अगर कोई फॉरेन एलएलपी है सर, जैसे फॉरेन एलएलपी पर हम लोग फॉरेन कंपनी की तरह टैक्स लगाते थे, तो क्या फॉरेन एलएलपी पर भी फॉरेन कंपनी की तरह से टैक्स लगेगा? हाँ, फॉरेन एलएलपी को हम कंपनी की तरह टैक्स ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा सर जी, आप तो बहुत अच्छा बता दिए, ये तो हम तरीका नहीं मालूम था। रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, जिस तरह पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाता था, पार्टनरशिप फर्म का जिस तरह रेजिडेंशियल स्टेटस तय किया जाता था, जिस तरह पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस तय किया जाता था, उसी तरह आज भी एलएलपी में भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस तय करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। जिस तरह एक नॉन एलएलपी फर्म को अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड फर्म है, उसको सेपरेट टैक्स एंटिटी माना जाता है, उसी तरह एलएलपी को सेपरेट टैक्स एंटिटीज माना जाता है। हाँ, एक फर्क जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि एलएलपी कभी भी सेक्शन 44(a)(d का क्लेम नहीं कर सकती, वो प्रिजम्पटिव सेक्शंस में नहीं जा सकती। ओके सर, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन यही पॉइंट था जो हम लोग को डिस्कस करना है, बाकी सब सेम है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब अगर हेड्स ऑफ इनकम की बात की जाए, सर कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं फर्म के? क्या पार्टनरशिप फर्म सैलरी कमा सकती है? नहीं सर नहीं, आप बिना ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई पॉसिबिलिटी ना हो। पार्टनरशिप फर्म कैसे सैलरी कमा लेगी सर? मैं भी तो बोल रहा हूं, उसके केवल 4 हेड ऑफ इनकम होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी ना ले आना, हेड्स ऑफ इनकम केवल 4 होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, दैट्स इट। अच्छा, टैक्स रेट सर जहां तक हमको मालूम है टैक्स रेट 30% होता है। बेटा तो बिल्कुल सही मालूम है, चाहे वो एलएलपी की बात करो चाहे नॉन एलएलपी की बात करो, टैक्स रेट इज सेम। और तो और टैक्स रेट के अलावा देख लो बेटा, 30% का टैक्स रेट है, लेकिन उसमें कोई मिनिमम सीलिंग लिमिट नहीं है। अगर कोई फर्म 1 रुपया भी कमाएगी, चाहे वो एलएलपी हो चाहे नॉन एलएलपी, 1 रुपये भी कमाएगी तो उसको 30 पैसे टैक्स देना तो पड़ेगा। अगर आपने एलएलपी या नॉन एलएलपी बिजनेस खोला हुआ है और आपने 1 रुपये भी कमा लिया तो 30 पैसे 10 रुपये कमा लिया, देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे ₹3 एज अ टैक्स। सर तो क्या इसमें एजुकेशन सेस
और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जोड़ेंगे क्या? बट ऑब्वियस है बेटा, जब भी टैक्स की बात आएगी तो उसमें एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस तो ऐड होगा ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आपने हमें टैक्स रेट बता दिया और उस टैक्स रेट में टैक्स रेट था 30%। हाँ, जितना कमाओगे कोई मिनिमम सीलिंग लिमिट है नहीं, 30%। और सर आपने ये भी बता दिया कि उसमें हम लोग एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। हाँ, तो सर कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई फर्म होती है तो उसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है क्या वो 30.9 होता है? टैक्स रेट कितना? 30%। एजुकेशन सेस कितना? 2% ऑफ 30%। अच्छा, एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना? सर 1% ऑफ 30%। तो सर आपका कहने का मतलब है कि 30.9% इफेक्टिव टैक्स रेट है। बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव टैक्स रेट इज 30.9%। ओके सर, अगर सरचार्ज की बात करें तो क्या सरचार्ज लगता है? अगर फर्म की टोटल इनकम 1 करोड़ को क्रॉस करेगी तो सरचार्ज लग जाएगा। टैक्स जितना आएगा उसका 10% सरचार्ज लग जाएगा। और इस केस में बेटा ध्यान देना, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी ऐड हो जाएगा। एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी ऐड हो जाएगा। माइट बी ये 10% आपका 12% हो चुका है असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए। एक बार जरूर आप लोग देख लेंगे, माइट बी मिसप्रिंट है मेरे हाथ में, बाद में चेक कर लूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपको इसको क्लियर भी कर दूंगा। फिलहाल सरचार्ज 10 या 12 जो भी केस हो, अगर इनकम टोटल इनकम, कौन सी इनकम? टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो सरचार्ज जो दिया है 10% मान लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा और आप लोग भी एक बार देख लेंगे कि 1 करोड़ के ऊपर 10% का सरचार्ज है, 12% माइट भी, जैसा कि मुझे लगता है कि वो 12% है। फिलहाल तो मैं 12% ही बता देता हूं। 1 करोड़ के ऊपर अगर टोटल इनकम है पार्टनरशिप फर्म की तो 12% का सरचार्ज जोड़ लो, और जितना भी सरचार्ज जोड़ोगे ना उसमें फिर से 2% का एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज का 2%, टैक्स प्लस सरचार्ज का 1% ऐड करना है टैक्स में। ओके सर, समझ में आ गया। एक सेक्शन आएगा, हु शैल साइन द रिटर्न। सेक्शन 140, रिटर्न ऑफ इनकम को कौन साइन करता है? रिटर्न ऑफ इनकम को अगर LLP है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करता है। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर लायक नहीं है कि वो साइन कर सके, मतलब नालायक है या वो अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो कोई भी दूसरा पार्टनर साइन कर सकता है। अच्छा, ध्यान देना, केवल एडल्ट यानी मेजर पार्टनर साइन कर सकता है। और दूसरा, अगर वो कोई फर्म है तो नॉर्मल फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर, सर अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं होगा ना तो कोई भी एडल्ट या मेजर पार्टनर साइन कर लेगा, बस। यानी एडल्ट या मेजर पार्टनर साइन तब करेगा जब कोई मैनेजिंग पार्टनर ना हो फर्म में। अगर मैनेजिंग पार्टनर है तो वो साइन करेगा, यानी रिटर्न ऑफ इनकम में मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा। और अगर LLP का केस है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बेटा कोई भी एडल्ट पार्टनर साइन कर देगा। आगे देखें, मैं जो अब डिस्कशन करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे ही बढ़ेंगे, जितना टाइम इसमें लग जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 184, और यहां से हम लोग का टैक्सेशन रियल सेंस में स्टार्ट हो रहा है। मैंने केवल आज बताया आपको LLP नॉन LLP में डिफरेंस, मैंने आज आपको केवल इतना बताया
कि दोनों एंटिटीज को टैक्सेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल क्या ट्रीटमेंट है अदर देन टैक्सेशन। टैक्स रेट्स क्या हैं, दोनों में सेम है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। मैनेजिंग पार्टनर नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं, होना ना होना जरूरी नहीं। जो अब मैं बताने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन 184। और अगर इस सेक्शन 184 को मैं बोलूं तो सेक्शन 184 नॉट अप्लाइड ऑन LLP। सेक्शन 184 LLP पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 184 LLP पर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी सेक्शन 184 केवल नॉर्मल फर्म अदर देन LLP पर एप्लीकेबल होता है। वही तो मैं बता रहा हूं कि जो हमारा सेक्शन 184 है, इस सेक्शन 184 में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ढंग से सुनना, इस सेक्शन 184 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर ये सारी कंडीशंस मीट आउट हो जाती हैं, सर कौन से सेक्शन की बात आपने की, थोड़ा कान लगाकर सुनना बेटा, मैंने सेक्शन 184 की बात की। कहा गया अगर सेक्शन 184 की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो उस पार्टनरशिप फर्म को हम मैं अब जो सेंटेंस बोलने जा रहा हूं थोड़ा सा टेंशन देगा। अगर सेक्शन 184 की ये कंडीशन ये तीन कंडीशन पूरी हो जाएंगी बोलूं, अंदर तो है, निकालूं। अगर सेक्शन 184 की ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो उस फर्म को जो LLP नहीं है, क्योंकि LLP पर सेक्शन 184 नहीं लगता, तो सेक्शन 184 LLP के लिए नहीं है। अगर सेक्शन 184 की ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाए बेटा तो उस फर्म को एज सच फर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा, उस फर्म को एज सच फर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, बोलने के पहले सोचिए तो सही। मैंने बेटा केवल इतना ही बोला है, अगर सेक्शन 184 की तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो फर्म विल बी ट्रीटेड एज सच एज अ पार्टनरशिप फर्म। the firm will be charged tax as a partnership firm 30% वाला। सर अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन पूरी ना हो पाए तो, मैंने अभी कंडीशन नहीं बताई, बता दूं। 3 कंडीशन है। पहला, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड है फर्म के पास, एविडेंस बाय इंस्ट्रूमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड है फर्म के पास तो ओके। दूसरा, उस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के शेयर्स मेंशन्ड होने चाहिए। ओके, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और उस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के शेयर क्लियर कट मेंशन्ड होने चाहिए। सेक्शन 184 की 2 कंडीशंस हो गई, सेक्शन 184 की 3 कंडीशन, ये 3rd कंडीशन, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक नई नॉलेज दूंगा। फिलहाल मैं बता दूं, उसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे। सेक्शन 184 की पहली कंडीशन, डीड होनी चाहिए और इस डीड में सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइंड होने चाहिए। तीसरी कंडीशन कि इस पार्टनरशिप डीड की सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या यू कैन से सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड मस्ट बी accompanied along with the first return of income। तीसरी कंडीशन, certified copy of such instrument or partnership deed must be submitted to the income tax department while filing first return of income।
तो ये 3 कंडीशन अगर तय हो जाए बेटा तो पार्टनरशिप फर्म एज सच पार्टनरशिप फर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो सर अगर ये 3 कंडीशन में से तीनों या कोई एक गायब हो तो किस तरह ट्रीट करेंगे? क्या पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप आप फर्म नहीं मानेंगे? मैंने कब बोला नहीं मानेंगे? मैंने कब बोला? मैंने तो केवल इतना बोला कि अगर सेक्शन 184 की ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए तो उस पार्टनरशिप फर्म को हम पार्टनरशिप फर्म की तरह ट्रीट करेंगे। डीड होनी चाहिए, शेयर मेंशन होनी चाहिए और फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करते समय सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करनी पड़ेगी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। किसकी? डीड की। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म विल बी चार्ज टैक्स एज अ पार्टनरशिप फर्म, नो इश्यू एट ऑल। लेकिन अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो सर तो आगे तो बताइए आप। सर दर्द कर रहा है सर। बेटा तो सिंपल सी चीज है, अगर हमने इन 3 में से कोई एक कंडीशन मिस कर दिया, तीनों कंडीशन मिस कर दिया, 2 कंडीशन मिस कर दी, तो उस केस में मैंने ये नहीं बोला कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप मत ट्रीट करो, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म ही ट्रीट करो। लेकिन पार्टनर्स को दिया जाने वाला इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिमनरेशन, whatever the name is, will not be allowed as deduction। ओहो, तो ये बात है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म इन 3 में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो उस केस में बड़ा लोचा है। उस केस में हम जो पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन या कोई और रिमनरेशन देते थे तो वो अलाउड नहीं होगा एज अ डिडक्शन। यानी फर्म को टोटल अमाउंट ऑफ इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा बिना इन चीजों के डिडक्शन के। तो सर अगर फर्म ने सारे अमाउंट पर टैक्स दे दिया तो क्या फिर पार्टनर्स के हाथ में तो वो सैलरी गई, बोनस गया, कमीशन गया, रिमनरेशन गया, इंटरेस्ट गया, तो क्या उनके हाथ में भी टैक्स लगेगा? बेटा मैंने डबल टैक्सेशन की बात नहीं करी। गवर्नमेंट ने टैक्स आपसे यही 30% ले लिया गया, बाद में अगर उनसे तो टैक्स लेना ही नहीं है। पार्टनर्स अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और रिमनरेशन मिला है और अगर फर्म ने उस पर टैक्स दिया तो काहे के लिए आप डबल टैक्सेशन करोगे? क्यों बेचारे पार्टनर को मारने पर तुले हुए हो? क्यों उस पार्टनर के ऊपर टैक्सेशन करोगे उसी अमाउंट ऑफ इनकम पर जिस पर ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुकी है? मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि if any of the conditions are not fulfilled then it will be not treated as a firm as such. I am just going to tell you clearly that if all these 3 conditions are satisfied, that the firm will charge to tax on its own income and the partners will charge tax on its own income, and they'll whatever the amount they'll get from the firm in the name of salary, bonus, commission, interest or any remuneration, and as per the income tax act, then deduction will be allowed to the firm under section 40B। 40B सर 40B जरा बताइए ना, याद होगा तुम लोग को ये सेक्शन है 40B, जिसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल डिस्कस इट क्लियरली अगेन कि क्या होता है सेक्शन 40B। सेक्शन 40B में जो मैक्सिमम लिमिट आती थी पार्टनर्स की जो दी जा सकती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, डिडक्शन मिल जाएगी, और जितना यहां डिडक्शन मिलेगा उतना वहां टैक्स लगा दोगे, क्योंकि यहां तो टैक्स लगा नहीं, तो वहां का मतलब पार्टनर्स के हाथ में, यहां पे छूट मिली, वहां टैक्स लग गया। अच्छा, लेकिन अगर इन 3 में से एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, डीड नहीं है, शेयर मेंशन नहीं है और सर्टिफाइड कॉपी आपने नहीं लगा रखी, तो आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप लाख चिल्लाते रहो, फर्म को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। अब पार्टनर्स को तो एग्जेम्प्ट कर दो बेटा, दोनों जगह टैक्स मत लगाना। क्लियर? अच्छा सर इतना तो समझ में आ गया। The firm will be assessed as firm provided condition under section 184 are met. If conditions are not met in the assessment year, then although firm will be assessed as firm, but
no deduction by way of interest, salary, bonus, commission or remuneration etc. made to the partners shall be allowed as deduction and the same shall not be chargeable to tax in the hands of the partner. और मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है सेक्शन 184 डजंट अप्लाई इन केस ऑफ LLP. सेक्शन 184 फर्स्ट असेसमेंट ईयर में क्या केस होता है? देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप डीड, शेयर ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड एंड सर्टिफाइड कॉपी. देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है सर्टिफाइड कॉपी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी? मैंने अंडरलाइन कर रखा है. अब सर्टिफाइड कॉपी का भी तो मतलब बता दीजिए सर. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट और पार्टनरशिप डीड मस्ट बी सबमिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाइल फाइलिंग फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम. जब हम पहली रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करते हैं तो उस समय हमें सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करनी पड़ेगी. सर एक बात बताइए, इतना कुछ बता दिया आपने लेकिन कहीं ये नहीं बताया सर्टिफाइड कॉपी का मतलब क्या होता है. क्या आपको लगता नहीं कि सर्टिफाइड कॉपी का भी मतलब बताया जाए? सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होता है हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए नहीं, हम बने तुम बने एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर. हम दोनों लोग पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बने और ये हमारी पार्टनरशिप डीड है. ये हमारे और आपके बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. ठीक. अब हम पार्टनरशिप फॉर्म डीड है, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम दोनों का शेयर डिफाइंड है. पहला असेसमेंट ईयर होगा तो हम दोनों लोग इसी डीड को उठाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दो. अपने पास तो कुछ रहा ही नहीं, अपने पास तो कुछ रहा ही नहीं. हम दोनों के बीच में डीड बनी, डीड हमने पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दाखिल कर दी, तो अपने पास तो कुछ रहा ही नहीं. अरे नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप फोटो कॉपी करवा लीजिए. हाँ, तो जब फोटो कॉपी करवाओगे तब क्या करोगे? सर्टिफाई करवाओगे ना, और उस पार्टनरशिप फर्म की फोटो कॉपी, जो डीड की फोटो कॉपी है, उसी को तो दाखिल करोगे. लेकिन वो फोटो कॉपी नहीं दाखिल होगी, सर्टिफाइड कॉपी दाखिल होगी. फोटो कॉपी नहीं लिखा, सर्टिफाइड कॉपी लिखा है. तो सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होता है इट इज द कॉपी द इंस्ट्रूमेंट, इट इज द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय ऑल द पार्टनर्स, जिसमें माइनर से शामिल नहीं है एक्सेप्ट माइनर्स. द कॉपी ऑफ डीड शुड कैरी द एक्सप्रेशन सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. मैं लिखूंगा, मैं पार्टनर हूं, तुम पार्टनर हो, मैंने लिखा इस फोटो कॉपी पर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. ये वर्ड मैंने लिखा, ये एक्सप्रेस किया सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. मेरा नाम और मेरा साइन. तुम मेरे पार्टनर, तुमने भी लिखा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ये नाम और ये साइन. अच्छा, और केवल मेजर पार्टनर साइन कर सकते हैं, माइनर पार्टनर साइन नहीं कर सकते. It is the copy of the instrument of partnership certified in writing by all the partners except minors. The copy of deed should carry the expression certified true copy and below that, और उसके नीचे it should signed with date, signed with date by all the major और यानी adults partner. minor को मना किया गया है, that is over. तो बेटा हमने आज आपको केवल इतना ही बताया, हिंट दिया. टैक्सेशन तो बहुत मैंने कम बोला कि केवल 30% का टैक्स रेट लगता है, 2% 1% एजुकेशन सेस और SHEC लगता है. 1 करोड़ से अधिक वो ऊपर हो टोटल इनकम तो सरचार्ज लगता है, और एजुकेशन सेस और SHEC उस टैक्स प्लस सरचार्ज का 2%, टैक्स 30% प्लस सरचार्ज का 1% उस पर लगता है. ये भी हमने क्लियर कर दिया. और केवल आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो देखे कि अदर देन टैक्सेशन LLP और नॉन LLP का क्या होता है, और टैक्सेशन में LLP और नॉन LLP की क्या बात होती है. मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं लास्ट टाइम जाते जाते, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सेक्शन 184 LLP पर अप्लाई बेटा नहीं होता. टाटा और बाय बाय. थैंक यू.